नमस्कार। सरकार ने 3 और महान विभूतियों को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया है। ये तो महापुरुष की कोई जातीय, धार्मिक, क्षेत्रीय पहचान नहीं होती है, लेकिन हिंदुस्तान में जब भी भारत रत्न दिया जाता है या दूसरे अन्य पुरस्कार दिए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसी बातें सामने आती हैं। पहले आडवाणी जी को दिया गया भारत रत्न। तब ये बातें आई कि आडवाणी जी प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नहीं गए थे। इसके अलावा वो भारतीय जनता पार्टी के शलाका पुरुष रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके प्रिय शिष्यों में से रहे हैं, तो ये शिष्य की तरफ से अपने गुरु को गुरु दक्षिणा थी। कर्पूरी ठाकुर जो है वो बिहार के नेता थे। पिछड़ी नाई जाति से आते थे और बिहार में भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर सत्ता में आना चाहती है। अपने जो पैर हैं वहाँ उन्हें और ज़्यादा मजबूत करना चाहती है। अब जिन 3 महापुरुषों को इस एजाज़ से नवाजा गया है, उसमें चरण सिंह जो हैं वो उत्तर प्रदेश के बड़े नेता रहे, और उत्तर प्रदेश के ही नहीं पूरे उत्तर भारत में उनकी बड़ी ज़बरदस्त फॉलोइंग रही। दूसरे पीवी नरसिम्हा राव का जो गृह क्षेत्र था वो आंध्र प्रदेश और आज का तेलंगाना है। इसके अलावा एम एस स्वामीनाथन एक ऐसे शख्स हैं जिनकी वजह से आज हिंदुस्तान में जो खाद्यान्न का संकट है वो काफ़ी हद तक दूर हो चुका है। भारत रत्न जो पुरस्कार है वो शुरू से ही कहीं ना कहीं राजनीतिक कृपादृष्टि का मोहताज रहा है। नेहरू जी जब प्रधानमंत्री थे तभी उनको भारत रत्न मिल गया। इंदिरा जी को भी उनके प्रधानमंत्री रहते हुए भारत रत्न मिल गया। लाल बहादुर शास्त्री और स्वर्गीय राजीव गांधी, इन्हें इनकी मृत्यु के तुरंत बाद ही भारत रत्न दे दिया गया। इसके अलावा जब विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री बने तो डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न से नवाजा गया। ये बात अलग है कि सीमांत गांधी को 1987 में दे दिया गया था। बाद में जब चंद्रशेखर प्रधानमंत्री थे तो उसी वक्त इन नामों की घोषणा की गई। राजीव गांधी और सरदार पटेल, उन्हें वो पुरस्कार आगे चल के मिला। इसके अलावा 2014 में जब यूपीए की सरकार थी तो उस वक्त CNR राव को दिया गया। CNR राव जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम था कि उनके जो रिसर्च पेपर थे उन्होंने उसमें प्लेजरिज्म का सहारा लिया, और उन्होंने सरेआम जो पॉलिटिशियंस हैं उनको इडियट कहा। बाद में उन्होंने इसकी सफाई दी। इसके अलावा सचिन तेंदुलकर को दे दिया गया। सचिन तेंदुलकर जो उम्र के लिहाज से बहुत कम थे और वो एक ऐसे खेल के अच्छे खिलाड़ी थे जो महज 10-12 देशों में खेला जाता है, जो ब्रिटेन के पुराने गुलाम देश हैं उन्हीं में। और सचिन तेंदुलकर नॉमिनेटेड मेंबर थे राज्यसभा के, फिर भी उनको दिया गया क्योंकि जो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल है या उस वक्त के सलाहकार थे, उन्होंने राय दी होगी कि देखिए सचिन के लोग बड़े मुरीद हैं, यूथ पागल हो जाएगा इस फैसले से और दनादन आपके पक्ष में वोट करेगा। इसके अलावा जो बहुत सारे खेल समर्थक थे, जो लोग समझते हैं इन तमाम बातों को, उनका ये मानना था कि अगर खेल जगत से किसी हस्ती को भारत रत्न से पुरस्कृत करना है तो सबसे पहला हक बनता है स्वर्गीय ध्यानचंद का। ध्यानचंद हॉकी के बहुत बड़े खिलाड़ी थे, उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता था। और हॉकी जो अमूमन दुनिया के हर देश में खेला जाता है, जो बड़ी खेल महाशक्ति हैं वो भी हॉकी खेलती हैं, और ध्यानचंद की टक्कर का कोई खिलाड़ी ना पहले हुआ, ना आज है और ना ही कल होगा। भारतीय जनता पार्टी ने एक काम बहुत अच्छा किया है कि उसने 2 ऐसे नेताओं को भारत रत्न से नवाजा है जो अपनी पूरी ज़िंदगी कांग्रेसी बने रहे, लेकिन कांग्रेस ने उनको कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी। पहले प्रणब मुखर्जी जिनकी राजीव गांधी से नहीं बनी,
राजीव गांधी ने प्रणब मुखर्जी को दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया। बाद में जब नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर बने तो प्रणब मुखर्जी को तवज्जो मिलनी शुरू हुई। उसके अलावा पीवी नरसिम्हा राव जिनकी सोनिया गांधी से नहीं बनी। सोनिया गांधी इतनी नफरत करती थी नरसिम्हा राव से कि ये कहा जाता है कि मृत्यु के बाद उनके शव को कांग्रेस हेडक्वार्टर में लाने की इजाज़त नहीं दी गई। उनका शव काफ़ी समय तक सड़क पर रहा। पीवी नरसिम्हा राव पामुलपति वेंकट नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे। इंदिरा और राजीव मंत्रिमंडल में अहम मंत्रालय उन्होंने संभाले। नरसिम्हा राव वो शख्स हैं जिन्होंने हिंदुस्तान की तस्वीर हमेशा के लिए बदल दी। लाखों लोगों की जिंदगियां उनकी वजह से बन गईं। उन्होंने आर्थिक सुधार लागू किए। ये अलग बात है कि आज लोग उनको नहीं पहचानते हैं। आज जो लाखों करोड़ों के पैकेज ले रहे हैं, तमाम तरह की सहूलत भोग रहे हैं उदारीकरण के बाद, वो कभी न याद करते हैं, उनको मालूम भी नहीं है। इस देश में दो नेता ऐसे हैं, पीवी नरसिम्हा राव और वीपी सिंह, जिनकी वजह से लाखों लोगों की ज़िंदगियां बदलीं, लेकिन जिनकी बदली वही उन्हें याद नहीं करते हैं। पीवी नरसिम्हा राव ने आर्थिक सुधारों की जो गति है बहुत तेज़ की और ये उनकी बदकिस्मती रही कि नरसिम्हा राव 1996 में चुनाव हार गए, वरना देश का विकास और तीव्र गति से होता। जिन परमाणु विस्फोटों का श्रेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को दिया जाता है, उसकी तमाम तैयारी नरसिम्हा राव के ज़माने में मुकम्मल हो चुकी थी। किसी घर के भेदिये ने अमेरिका की जो CIA है उसको मुखबरी कर दी और इसकी वजह से ये जो प्रोग्राम था वो नरसिम्हा राव को रोकना पड़ा। और भारतीय जनता पार्टी की नरसिम्हा राव के मामले में एक और दरियादिली है। नरसिम्हा राव ही वो शख्स थे जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की 4 राज्य सरकारों को बर्खास्त किया था, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश। लेकिन बीजेपी ने एक अच्छी परिपाटी डाली है कि जो दूसरी पार्टी के बड़े नेता हैं, जो उसकी विचारधारा से अलग हैं, उन्हें भी उसने तवज्जो दी है। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया जाना पूरी तरह से एक सियासी फैसला है। ये बात सही है कि चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश में जाटों के बड़े नेता थे। जाटों के अलावा उन्होंने एक सियासी समीकरण बनाया जिसे अजगर के नाम से जाना जाता है, अहीर, जाट, गुजर, राजपूत। लेकिन चौधरी चरण सिंह ने हिंदुस्तान में एक नकारात्मक राजनीति की शुरुआत की। वो महज 1.5 दर्जन विधायकों के बलबूते संयुक्त विधायक दल की सरकार में मुख्यमंत्री बने। उसके बाद वो कुछ दर्जन सांसदों के दम पर वो देश के प्रधानमंत्री बने, जिसमें संजय गांधी के षड्यंत्र ने भी बड़ी भूमिका अदा की। लेकिन ये बात सही है कि चौधरी चरण सिंह उत्तर भारत के बड़े नेता थे। उत्तर प्रदेश के अलावा हरियाणा, बिहार और दूसरे और राज्यों में भी उनका अच्छा खासा असर था। इसके अलावा कांग्रेस का जो राजनीतिक समीकरण था, जो उसकी विनिंग इक्वेशन थी, ब्राह्मण, दलित और मुसलमान, इसकी वजह से जो जातियां इस जमहूरी निज़ाम में हाशी पर आ गई थी, मसलन राजपूत, जाट, गुजर, अहीर, कुर्मी, उन तमाम लोगों को चौधरी चरण सिंह ने एक राजनीतिक ताकत दी। ये भी दिलचस्प बात है कि जब जनता पार्टी बनी थी तो उसमें जो उस वक्त के जनसंघ के सदस्य शामिल हुए, उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा कि वो दोहरी सदस्यता रखते हैं, एक RSS की और दूसरी जनसंघ की। इस बात को मधु लिमये ने आगे बढ़ाया और चौधरी चरण सिंह को भी उनकी शय रही। अब उन्हीं चौधरी चरण सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने भारत रत्न दिया है। शायद उन्हें इस बात के लिए भारत रत्न दिया गया है कि इसके बाद जो उत्तर प्रदेश है उसके जाट ही नहीं बल्कि जो दूसरे राज्य हैं
उसके जाट भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ आकर्षित होंगे। इन तमाम लोगों में जो शख्स सबसे ज़्यादा इस भारत रत्न को डिज़र्व करता है उसका नाम है MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन मद्रास प्रेसिडेंसी में पैदा हुए, बड़े वैज्ञानिक थे। उन्होंने भारत को खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाया। भारत जो एक कृषि प्रधान देश रहा है, बावजूद उसके यहाँ ज़्यादातर लोगों को 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से नसीब होती थी। जब 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, भारत ने जो पाकिस्तान के पास पैटर्न टैंक थे जो अमेरिका ने उसे दिए थे, उन्हें तोड़कर न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अमेरिका का गुरूर मिट्टी में मिला दिया। ऐसे में जो अमेरिका का राष्ट्रपति था लिंडन जॉनसन, उसने कहा कि हम आपको जो गेहूं निर्यात है उसे रोक देंगे, क्योंकि उस वक्त हिंदुस्तान में खाद्यान्न का संकट था और अमेरिका की PL 480 योजना के तहत लाल रंग का गेहूं हिंदुस्तान आता था। लाल बहादुर शास्त्री ने झुकने से इनकार कर दिया कि ठीक है, रोक दीजिए। फिर उन्होंने दिल्ली के रामलीला मैदान में दशहरे के दिन जय जवान और जय किसान का नारा दिया। देशवासियों से कहा कि वो 1 दिन का उपवास रखें हफ्ते में, और वो खुद हफ्ते में 1 दिन का उपवास रखते थे। उन्होंने ये भी कहा कि अपने घरों में गमलों में फूलों की बजाय बगीचों में जो आपके गार्डन हैं, जो घर के आसपास के, उसमें आप गेहूँ लगाएं। ऐसा बुरा वक्त था हिंदुस्तान के सामने, लेकिन MS स्वामीनाथन ने जो हरित क्रांति के जनक थे, उन्होंने हिंदुस्तान में वो आलम पैदा किया कि आज हम न सिर्फ इतनी बड़ी जो महाआबादी है उसको खिला पाते हैं, बल्कि बाहर निर्यात भी कर पाते हैं। और अब तो हालत ये है कि बहुत सारा जो गेहूँ है, चावल है, तमाम दूसरी चीज़ें हैं, वो सड़ जाती हैं सरकारी गोदामों में, उन पर पानी छिड़क दिया जाता है। वो बेईमानी दूसरी है, यानी अफराद इतनी है कि अब हमारे सामने भूखा रहने की नौबत नहीं है। अब तो सरकार भी बहुत सारे लोगों को, 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को मुफ्त का राशन दे रही है। इसके पीछे भी कहीं ना कहीं MS स्वामीनाथन की देन है। हर पुरस्कार के पीछे राजनीति होती है, आज से नहीं, हमेशा से। अंग्रेज़ों के ज़माने में जो वफ़ादार थे, अंग्रेज़ों के वफ़ादार थे, उन्हें सर, खान बहादुर, राय बहादुर जैसी पदवियाँ दी जाती थी। मुग़ल भी जो उनके ख़ास पिट्ठू हुआ करते थे, उन्हें मनसबदारी के अलावा मिर्ज़ा का खिताब दे दिया करते थे। जब हिंदुस्तान आज़ादी के बाद हिंदुस्तान में भी इस तरह के पुरस्कारों की स्थापना की गई। भारत रत्न के अलावा पद्म विभूषण जो 3 कैटेगरी में दिया जाता था, फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी और थर्ड कैटेगरी, बाद में इनके नाम तब्दील कर दिए गए, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री बना दिए गए। कुछ वक्त के लिए ये पुरस्कार नहीं दिए गए। जब 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी तो इन पुरस्कारों पर रोक लगा दी गई। लेकिन सही बात तो यह है कि ये पुरस्कार कभी भी राजनीति से ऊपर नहीं रहे। इन पुरस्कारों को देते वक्त हमेशा वफादारी, वोट बैंक और दूसरी तमाम बातों पर गौर किया गया। राजनीतिक नफ़ा नुकसान भी इसमें रहा। जब UPA की सरकार थी तो पत्रकारों को पद्मश्री पकड़ा दी। विनोद दुआ, राजदीप सरदेसाई, बरखा दत्त, इन तमाम लोगों को पद्मश्री दी गई। और ऐसा होता रहा कि जो सरकार को अच्छा लगा उसे कोई ना कोई पुरस्कार पकड़ा दिया। किसी ने वाजपेयी जी के घुटने सही किए तो उस डॉक्टर को भी पुरस्कार दे दिया। और ऐसे बहुत सारे हैं जो नेताओं के पर्सनल डॉक्टर्स हैं या दूसरे लोग हैं, उनको पुरस्कार पकड़ा दिया। सही बात तो ये है कि हम सम्मान करते हैं महापुरुषों का, हम प्रेरणा लेते हैं ऐसे लोगों से, लेकिन हिंदुस्तान में कोई चंद दर्जन व्यक्ति ही भारत रत्न नहीं हो सकते। हिंदुस्तान के हज़ारों साल के इतिहास में ऐसे लाखों रत्न बिखरे पड़े हैं जो भारत रत्न से बड़े हैं। रहा सवाल पुरस्कारों का, तो पुराने वक्त से ही लेकर आज तक वफादारी की बिना पर, सियासी नफ़े नुकसान की बिना पर लोगों को पुरस्कृत किया जाता रहा है, लाभान्वित किया जाता रहा है। पहले भी ऐसा होता था, अब भी ऐसा हो रहा है और आइंदा भी ऐसा ही होता रहेगा। नमस्कार, जय हिंद।